Hello, my dear student. Welcome to art A to R classes. Myself is Ashwini Srivastava and we are live now. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, जैसा कि आप लोग ऑन द स्क्रीन देख पा रहे हैं. वी विल डिस्कस अ काइनामेटिक्स का अपना रिवीजन रहेगा आपका फॉर द IIT JEE मेंस 2024 एस्पिरेंट के लिए. मेरा नाम है इंजीनियर रश्मि श्रीवास्तव. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप बेटा E2R क्लासेस को जरूर और जरूर क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा कि हाँ भाई, हम बच्चों के लिए जो ला रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है. और जब वो आपके लिए इतना हेल्पफुल है तो आप ये भी समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कितनी बेटर वे में हो सकती हैं. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, चीज़ें समझते हैं वन बाय वन. तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1. क्या है सबसे पहले हम देखते हैं इसमें. आप लोग ये जानते होंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हेडिंग डाल देंगे सही बच्चे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है भैया जी? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से. अब देखो यहाँ पे रिवीजन है, आप ये मत सोचिएगा कि आपको पूरा की पूरा यहाँ पे कंटेंट हम बैठ के पढ़ाएंगे. तो एक ओवरव्यू लेते हैं. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि बेटा स्केलर क्या है, तो स्केलर क्या होती है, आप बोलेंगे इसके पास क्या हो, केवल ओनली मैग्नीट्यूड. विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसके पास क्या हो बेटा जी, सिर्फ अकेला मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम स्केलर कहते हैं. अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ बेटा वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे इसके पास में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड आपके पास में होता है, प्लस आपका क्या होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे दैट इज डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्केलर और वेक्टर को क्या करता है, यहाँ पर आपका डिफाइन करता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स मैम. अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका एग्जांपल क्या आ जाता है, फोर्स आ गया आपका, मोमेंटम आ जाएगा आपका. ठीक है, फोर्स हो गया, मोमेंटम जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से. मोमेंटम हो गया आपका. ठीक है, टॉर्क हो गया, टॉर्क हो जाएगा. ठीक है, टॉर्क के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन है. ठीक है, वेलोसिटी हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, एटसेट्रा विल बी वेक्टर. अगर मैं स्केलर के बारे में बात करूँ, तो स्केलर आप सभी को पता है और होना भी चाहिए. स्केलर क्वांटिटी वो अगर देखें तो इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे मैम डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है. और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और यहाँ लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्टेंस होता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है. देन इसके बाद हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट हो गया आपका, स्पेसिफिक हीट हो गया आपका, चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया. ठीक है, जैसे हम चार्ज की बात कर लें, चार्ज कह लें या पोटेंशियल कह लेते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अगर किसी टाइप पे देखें स्केलर टर्म्स हो जाएंगे. अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ में रिवाइज करवाऊँ जो आईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज आप देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो हमारा जो पैरेललोग्राम लॉ है वो क्या है, ठीक है, पैरेललोग्राम. ठीक है, तो इस लॉ को आप जरा समझ लीजिए कैसे लगता है. कुछ मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी लेकर आऊंगी इसके बाद में, पहले आप ये सब समझ लीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, आपके पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी है लाइक दैट, ये हमने क्या कह दिया, वेक्टर है आपका ओ, और इसका नाम दे दे रहे हैं क्यू. ठीक है, इस वेक्टर का नाम है दैट इज ए, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड. यहाँ पर एक वेक्टर है आपका दैट इज ओ पी, या इसको क्या लेते हैं हम ओ एस नाम दे रहे हैं. इसकी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बी वेक्टर दे रखा है. इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, आपने कहा अल्फा दे रखा है. तो रिजल्टेंट एंगल क्या आएगा, यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये किसी पॉइंट कहाँ पे जाएगा आपका, पी पर, मैं ऊपर जाता है, ये पी पर हमने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड करा दिया पी तक. तो ये वाला जो एंगल होगा इसे कहेंगे बीटा रिजल्टेंट के साथ एंगल. तो ये पैरेललोग्राम क्या कहता है कि इस पी पॉइंट को क्या करें हम, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है. तो इस रिजल्टेंट को आर को हम कैसे निकालेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा. अगर इसी जगह मैं आपसे बोलूँ कि टेन बीटा निकालिए कि क्या होगा, तो टेन बीटा यहाँ पे हो जाएगा बेटा बी साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस अल्फा आ जाएगा.
ठीक है, ऐसे आप साइन बीटा भी निकाल सकते हो, तो बी साइन अल्फा अपॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, अगर मुझे साइन बीटा निकालना हो तो यहाँ लिख देंगे बी साइन अल्फा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका अल्फा है, अगर हम कहें कि सेम डायरेक्शन में हम इनको कंसीडर कर लेते हैं, स्पेशल केसेस हैं कुछ जो कभी कभी एग्जाम से पूछते हैं, तो कुछ रिमार्क्स हैं, इसके रिमार्क्स से आप इसको लिख सकते हैं, क्या है आपके नोट रहेंगे। तो हम रिमार्क यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाता है, तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। जो वेक्टर है वो किस में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ बी कैन राइट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर है ना वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा, सेम डायरेक्शन में आपका क्या जाएगा, यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या देख सकते हैं कि, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे आप यहाँ पर है कि अगर आपका वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 180 डिग्री। तो वेक्टर क्या हो जाएंगे अपोजिट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर किस में होंगे बेटे, आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, तो इसको कह सकते हैं हम आर मैक्स इज इक्वल टू ऑलवेज ए प्लस बी आता है, और जब कभी आपको आर मिन निकालना होगा, मिनिमम, दैट इज ए वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, इतनी सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ ट्रायंगुलर की बात भी यही होती है। अब आता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम हेडिंग से इस तरीके से बनाए, पॉइंट्स तो ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सभी बच्चे, क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का हम लोग का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो पहला वाला रूल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज ए प्लस, आपका पास में क्या लिखा है, ए माइनस बी लिखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस ब्रैकेट में आप इसे माइनस बी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में आप देखो कि एक वेक्टर अगर ए आपका ये है, ठीक है, एक वेक्टर आपका बी यहाँ पर है, और तो ये हो गया हमारा क्या, एक सेम डायरेक्शन में। सिमिलरली ए आपका यहाँ पे डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस बी की डायरेक्शन ये हो गई, ए की डायरेक्शन ये हो गई। तो जब हम इसका रिजल्टेंट देखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये हो गया हमारे ए, ये हो गया हमारा क्या, बी का डायरेक्शन, हमने ये लिख दिया माइनस बी, और यहाँ से ये मिल जाएगा आपको, दैट इज सी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा आपका यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या बोला है भाई, ये भी तो देख लीजिए, यूनिट वेक्टर क्या चीज है। तो यूनिट वेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए यूनिट इज इक्वल टू ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके फैक्टर या रिजोल्यूशन, आप कह सकते हो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कह सकते हो, वेक्टर और कंपोनेंट में। तो यहाँ से वेक्टर इन, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर इन किसमें, आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपके रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट है ना, उन पे हम लोग ध्यान देंगे किस तरीके से। लेट यू सपोज कि मैंने क्या कह दिया, ये हमारे पास में कोई वेक्टर है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। तो हमने कह दिया कोई एक वेक्टर जा रहा है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, इसका नाम है ए, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ठीक है, इसका जो यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे मैडम दैट इज ए एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे जो मिलेगा ए वाई कंपोनेंट मिलेगा। अब तो मैं आपसे पूछूंगी भैया ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू आई हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू आई। ठीक है, सिमिलरली ए वाई को भी हम कैसे लिखेंगे, ए वाई इंटू जे इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू जे हो जाएगा। यस, इट इज क्लियर। अगर मुझे रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें थीटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, मैं यही लिख देती हूँ आपको। अगर हमें टेन थीटा निकालना है, तो यहाँ से जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, दैट इज ए वाई अपॉन ए एक्स, कंपोनेंट ऑफ वाई अपॉन कंपोनेंट ऑफ
एक्स हो जाता है। मैग्नीट्यूड जो कंपोनेंट एक्स के अलग लेते हैं वाई के अलग पॉजिटिव होते हैं और बाकी के अलग क्या जाते हैं नेगेटिव होते हैं। ये आपको बातें याद रखनी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी क्वेश्चंस बनाने में, चीजों को समझने में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट भी देख लेते हैं क्या होता है। अब देख लेते हैं ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर और इसी का नाम दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। इसमें भी आपके अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ रिवाइज करा दे रही हूँ बेटा, जो आईआईटी जे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको देखिएगा कि कितना एडवांटेज मिलेगा। ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हैं, इसे ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि लिखते हैं। अब एक एक करके प्रॉपर्टीज आप देखते जाइए कि जो मैं आपको लिखा रही हूँ। स्केलर कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो नंबर ऑफ कॉम्युनिटी आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, स्केलर इज प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कैसा होना चाहिए आपका, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव मीन्स आप कह सकते हैं दैट इज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसे बी डॉट ए, राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या होता है आपका ए डॉट ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं क्योंकि बिकॉज हम ये जानते हैं कि यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो, बिकॉज थीटा क्या हो जाता है इस केस में 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग की बात करें नेक्स्ट कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज जे डॉट जे हो जाता है इज इक्वल टू के डॉट के। इसकी वैल्यू होती है बेटा, आप सभी जानते हैं 1 होती है। ऐसे आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई की वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज आपको इसलिए लिखाई जाती है क्योंकि क्वेश्चंस में यही आते हैं। अगर आपके पास में ए डॉट बी कह दे और ए की वैल्यू हमें क्या मालूम है, एक्स के टर्म में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, आप इसको लिखेंगे। डॉट आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, क्या हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग बी जेड के। तो जब आप इसका टोटल निकालेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस सी वाई, सॉरी ए जेड बी जेड। तो ये ए डॉट बी निकालने का एक बेहतर तरीका भी है, शॉर्ट ट्रिक भी आप कह सकते हैं, जिससे आपको मिलेगी बातें कुछ समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जैसे आप वर्क की बात कर लो, वर्क क्या है आपका, वर्क में क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं डॉट बी। अगर वर्क की बात करें, इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं कहाँ पे यूज होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट एस हो जाता है। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो ये क्या हो जाता है आपका करंट डेंसिटी इंटू क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी इंटू क्या हो जाता है एरिया हो जाता है। ये होते कि नहीं होते। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू सभी जानते हैं बी डॉट ए होता है, जो बी ए कॉस थीटा हो जाता है। तो ये कुछ क्या हो गए आपके एग्जांपल्स हो गए जिनको मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे अब यहाँ से नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज वेक्टर, या इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी आप इसे समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है जल्दी से बताइए। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका ए बी साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका यूनिट वेक्टर एन हो जाता है। यस और नो, यस और नो। वेक्टर एंटी कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है आपका दिस प्रोडक्ट, या इट इज दिस प्रोडक्ट ही लिख देते हैं। ये इरेजर कहाँ है, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। तो चलिए, तो यहां से हमने निकाला तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लिख सकते हैं इट इज एंटी, इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या होता है, आप बोलेंगे मैडम ए क्रॉस ए क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए को क्या लिखोगे ए साइन थीटा, साइन थीटा दोनों के बीच में क्या हो रहा है 0, तो उसके बीच में ये प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पर आपका ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है तो आप इसे ए डॉट बी प्लस क्या कर सकते हैं, ए डॉट सी प्लस, सॉरी ये प्लस है बेटा, इसको क्रॉस मत करिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे ए क्रॉस यहाँ पे बी प्लस सी लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्या है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसपे आईआईटी भर भर के क्वेश्चन पूछा है, मैग्नीट्यूड अपॉन ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। आईआईटी में देखिएगा क्वेश्चन आए हुए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हो जाता है ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही है, सारी प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको लिखा रही हूँ। यहाँ हो जाएगा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई ई, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू आप के लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्रॉस जे इज इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं बेटा आई लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछ बोलूं कि इसे तो आपने आई लिख दिया, और कौन सा ले जाएगा, आई जे जे के इंटू आई इज इक्वल टू माइनस आई इंटू के इज इक्वल टू जे हो जाता है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई। और सेम में अगर हम बात करें कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के क्या होगा, तो ये जीरो हो जाता है। अगर दोनों की वैल्यू निकालनी ए क्रॉस बी की, तो आप ये जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ आई यहाँ लिखो जे और के लिख देंगे, तो यहाँ पे आपके ए एक्स ए वाई और यहाँ आ जाता है ए जेड, दैट इज बी एक्स बी वाई, और यहाँ पे आप बी जेड, इनका प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे। आपको पता है कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजों को समझने के लिए, कि जिससे कि आप क्या करें, चीजों को समझ पाए। अब बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम किसके बारे में, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए पोजीशन वेक्टर को आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई आपको पार्टिकल दे रखा है, लेट यू सपोज कि आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, यस और नो, ये हो गई हमारी एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें किसी टाइम में किसी वेक्टर की पोजीशन इस तरीके से गिवन है, दैट इज ये पोजीशन इज आर वन वेक्टर गिवन है। यहाँ से आप देखेंगे ये क्या गिवन है आपको, आर टू गिवन है। इन दोनों का अगर मिला दूं तो यहाँ पर एक क्या मिल जाएगा आपका वेक्टर एस मिल जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर है एस, इसको कहेंगे हम लोग आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर आर वन आर टू क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर हम कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो क्या दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो आप देख रहे हैं एक्स में भी आई है और वाई में भी कोई कंपोनेंट है, जे हो जाएगा, तो आप एक्स का देख सकते हैं, ठीक है। या और भी अगर z कंपोनेंट भी है तो r को अगर z की कंपोनेंट में लिखें तो x प्लस आई वाई जे प्लस जेड के। अगर हमारे पास z कंपोनेंट है उस केस में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप समझ पाए होंगे यहाँ तक बातों को। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी को क्लियर होगा कि नहीं होगा यहाँ तक, यस या नो, इज इट क्लियर, आ गया मजा एकदम। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉइंट नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। instantaneous instantaneous velocity and average velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो कैसे समझेंगे, तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है विद द टाइम गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ से हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ से हम v एवरेज की बात करें तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाता है यहाँ पर, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी
ये याद रखेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है आपकी, और उसके इंस्टेंटेनियस। अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लें। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लें, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो ये होता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन, क्या लिखते हैं इसे हम, डी टी लिखते हैं। क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी लिखा जाता है। इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन की बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में, तो वो इक्वेशंस भी आइए देख लेते हैं फटाफट से। देखिए इक्वेशंस तो आप सभी जानते हैं कौन सी, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन, इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कांस्टेंट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए उस केस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला v इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज u प्लस ए टी होता है। सेकेंड अगर हम देखें तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होता है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। एंड थर्ड वन इज वी सेइंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस हो जाता है, ठीक है। अब इनकी एप्लीकेशंस तो आपको पता ही कैसे कैसे लगानी है, वो अलग अलग आप टर्म्स पे देख सकते हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ती जाएगी आप उनको निकालते जाएंगे एप्लीकेशंस के फॉर्मेट्स में। डिफरेंट डिफरेंट होता है कि आपकी डिस्टेंस फॉलन हो रही है, क्या हो रहा है, बॉडी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अगर ये चीजें याद रख लो। अगर आपके पास में क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो बेटा जब भी आपका फ्री फॉल हो रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है बॉडी, तो क्या रखेंगे, ये एक बार याद रखेंगे, अगर बॉडी आपकी क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, अगर बॉडी आपकी क्या हो रही है बेटा, फ्री फॉल हो रही है, तो याद रखो वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी जो होती है बेटा आपकी, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है आपकी, टाइम हो जाती है, पहली बात। दूसरी होती है डिस्टेंस इज फॉलन, जो आपकी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली, जो हम कह सकते हैं फॉलन वाली जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉलन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पर टाइम का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी जो होती है, यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी और डिस्टेंस, तो ये होती है अंडर रूट ऑफ क्या हो जाती है, डिस्टेंस फॉलन के बराबर, डिस्टेंस फॉलन के रूट के बराबर हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी हैं, क्योंकि जिससे कि आप समझ पाएंगे कि क्या है, कैसे है और क्यों हो रहा है, ये सब कहानियां आपने समझ ली हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, जो आपके एग्जाम में करेंगी आपकी बहुत बहुत हेल्प। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दूं मैं एक बार, तो सुन लीजिए सब फटाफट से। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना, वो किस तरीके से होता है। तो आइए समझते हैं बच्चों, क्या होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर बॉडी रेस्ट में है, लेट यू सपोज आपकी बॉडी किस में है, बॉडी रेस्ट में, तो बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ग्राफ आपका कौन सा है, पहला ग्राफ हम ले रहे हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, किसका ले रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। कैसे होगा बताइए जरा, लगाइए दिमाग। तो आप कहेंगे मैडम ये तो हमारी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस पे आप सबको पता है डिस्टेंस होती है, और एक्स पे क्या होता है, टाइम होता है, तो कैसी मिल जाएगी, लीनियर लाइन मिल जाएगी बॉडी रेस्ट में। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, अगर मैं कह दूं बॉडी आपकी क्या है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो कैसे मिलेगा आपको ग्राफ। तो आप कहेंगे मैडम ये भी बहुत सिंपल है, आपका ये बॉडी हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा टाइम, तो ये कैसा मिलेगा आपको फिगर, कुछ ये लीनियर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट आपसे कहूँ कि बॉडी सब्जेक्ट करी एक्सेलरेशन, जो हमारा बॉडी है ना उसका एक्सेलरेशन ग्रेटर देन आपका क्या है, ये है, तो आप इसके लिए ग्राफ कैसा बनाएंगे, कैसा बनेगा बेटा ग्राफ, तो आपका पॉजिटिव कर्व आपका इस तरीके से बनेगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। अगर मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन जीरो है, सी के बाद डी पॉइंट, तो आप कहेंगे कि ये कर्व कैसा बन जाएगा आपका, इस तरीके का। ये कर्व आपको याद भी रखने होते हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। बॉडी एक्सेलरेट करी, फिर आपकी क्या करिए, ABCDE, तो यहाँ पे हम कह देंगे बॉडी आपकी क्या कर रही है, पहले एक्सेलरेशन कर रही है, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है, तो हम क्या, बॉडी आपकी एक्सेलरेटिंग है, और उसके बाद क्या कर रही है, देन डी एक्सेलरेटिंग एंड डी एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो इसमें कैसा आपको ग्राफ दिखेगा, डिस्टेंस और टाइम में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में, तो आपका पहले क्या होगा, इस तरीके से आपका कर्व इस तरीके से जाएगा,
ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से एस टाइप का कुछ कर्व बनता हुआ दिखेगा ये वाला। ठीक, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी हो जाती हैं। वेलोसिटी और टाइम का भी समझ जाएंगे, इसी के रिवर्स में आप वेलोसिटी और टाइम का भी समझ गए होंगे कि अगर वेलोसिटी और टाइम का तो कैसा होगा। मैं एक बार बता दूं आप बोलें तो, चलिए बता देते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारा पहला, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। बी है हमारा वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, एंड टाइम ग्राफ। देखिए अभी समझेंगे कैसे कैसे कैसे, वन बाय वन समझते जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले वही बॉडी आपकी रेस्ट में है, पहली बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना बॉडी रेस्ट में, तो नंबर ए यहाँ पर ऊपर लिख देना बॉडी रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है पहला ए केस। पहले हम सारे केस यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर क्या है आपका, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, उस केस में आपका ग्राफ कैसा होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सेलरेट कर रही है, जब आपका ए क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, डी के बाद में क्या है ए लेस देन जीरो है, और यहाँ पर ई क्या है आपका, ई क्या है बॉडी एक्सेलरेट एंड रिटार्ड हो रही है। बॉडी क्या हो रही है, बॉडी एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड। ठीक है, इस केस में देखो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी एंड टाइम में ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसे कलर चेंज करके थोड़ा ज्यादा मजे से आएगा समझ में आपको। तो ये इस तरीके का होगा रेस्ट में। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ देखें तो लीनियर ही बनेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा क्या है ये एक्सेलरेशन ग्रेटर देन आपका क्या है जीरो है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ से मिलेगा आपको वेलोसिटी में ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके पास कुछ यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो ग्रेटर देन जीरो है ही, रिवर्स में ग्राफ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा नेगेटिव है मतलब लेस देन है तब क्या होगा, तो लेस देन के केस में क्या होगा, हमारा कर्व कहाँ जाएगा, नेगेटिव कर्व से जाएगा, जहाँ पे हमारी यू क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, और एक्सेलरेशन तो आप देखिए लेस देन जीरो हो जाएगा। सॉरी इसको आप ग्रेटर देन कर दीजिए, दैट इज ग्रेटर देन ही होगा। एक सेकेंड, इसको ग्रेटर देन ही करेंगे, ये वाला केस भी एक ग्रेटर देन का दो केस दिखा दिए मैंने। ये भी ए क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो है। ये आपके सी का पार्ट वन है और यही सी का पार्ट टू है। अब डी का देख लीजिए ग्राफ, यहाँ डी का बना दे रहे हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप देखेंगे इसका ग्राफ बनेगा पूरा टोटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रहा टी और वेलोसिटी एंड टी के बीच में ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ए हो जाएगा लेस देन जीरो। ठीक है, इन दिस केस में देखेंगे लास्ट में इसका एक और केस देख लेते हैं, ये भी हो रहा है। एक और केस देख लेते हैं इसका डी वाले का ही यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से वेलोसिटी कुछ इस तरीके से जाएगी, तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी लेस देन जीरो रहेगा वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ में। तो ये ग्राफ क्या समझ लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं चीजों के। तो ऐसे ही आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन का भी सभी समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन की हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में कवर करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, सभी बच्चों को लाइक कर लेना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। तो ये था आईआईटी के लिए पार्ट वन रिवीजन। पार्ट टू जल्दी हम आपको लेकर आएंगे, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मजे आते रहेंगे आप लोगों को हमारे साथ में टॉपिक्स पढ़ने में। आप खुद बोलेंगे कि मैडम डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको, ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में आएंगे रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में काइनेमेटिक पार्ट टू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।